तो हम आपके लिए लेकर आए हैं जो एसएससी एमटीएस का जो पेपर हुआ था 18 जुलाई का, उसके क्वेश्चन लेकर आए हैं। उसके मैथ के क्वेश्चंस हैं, वो कैसे आ रहे हैं, क्या किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्वेश्चन को लेकर आए हैं। और उन क्वेश्चंस में किस तरह से दे रखा है, क्या लेवल दे रखा है, लेवल्स को देखिए आप कैसे दे रखे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है जो शायद मुझे लगता है थोड़ा सा टफ होगा, कोई नहीं, वो भी सिंपल होगा, हम कराएंगे उससे। क्या सिंपल होगा, तो दोस्तों आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो साइड में दिख रहा होगा, चाहे साइड में जो क्वेश्चन दिख रहा है, चाहे आपने एसएससी एमटीएस का जो पेपर है दे दिया हो या फिर आने वाला हो, तो आप देख लीजिए कि इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्वेश्चन को देखते रहिए, और एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और अब हम कराते हैं क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। तो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। तो ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 40 और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो उन्होंने एक साथ कार्य स्टार्ट किया, और बी ने कुछ काम करने के पश्चात कुछ दिन के पश्चात कार्य को छोड़ दिया। ए ने बाकी बचे हुए कार्य को 23 दिनों में पूरा किया। तो बी ने कितने दिन पश्चात कार्य छोड़ दिया था, यानी बी ने जो काम छोड़ दिया था वो पूछ रहा है, वो कितने दिन काम छोड़ दिया था वो पूछ रहा है। तो क्वेश्चंस में दे रखा है जो ए है और बी है। ए है 40 दिन में अपना काम पूरा करता है, और बी है वो 45 दिन में अपना काम पूरा करता है। तो ये है उनके दिनों की संख्या है, इतने दिनों में अपना काम को पूरा कर देंगे अलग अलग। तो इनका जो एलसीएम है, एलसीएम लेंगे पहले हम इसे। तो इनका एलसीएम है वो कितना निकल के आएगा, एलसीएम वो 360 निकल के आएगा। जो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन होता है वो एलसीएम से ही होता है, आपको भी मालूम है। तो दोस्तों ऐसे कैसे करेंगे, तो इसे अगर 360 में 40 का भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 9 बार। और 360 में 45 का भाग देंगे तो कितनी बार है, 8 बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है। और मतलब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि बी ने कुछ दिन पश्चात काम छोड़ दिया था, यानी ये मान लो ये है तुम्हारा कुल कार्य है, ये टोटल कार्य है। तो बी ये है मान लो यहाँ तक, हमें नहीं मालूम कितने दिन है, वो दिन को पूछ रहा है। लेकिन जो बी है, सॉरी ए है, तो ए ने तो यहाँ से यहाँ तक काम पूरा किया होगा, यानी यहाँ से लेकर ए तो बरकरार चला है। तो छोड़ा किसने है भाई, छोड़ा तो बी ने है ना, ये तो ए है, तो छोड़ा किसने है, यहाँ तक छोड़ दिया उसने, यहाँ तक बी है उसने छोड़ दिया है। तो हमें नहीं मालूम है इसकी, इसे पूछ रहा है कि ये कितने दिन छोड़ा है उसने। तो ये छोड़ा है इस चीज़ की पूछ रहा है कि ये कितने मतलब कितने दिन काम किया था छोड़े हुए दिन की। तो इतने दिन की दे रखा है, वो कितनी दे रखा है, 23 दिन दे रखा है। यानी ए है वो 23 दिन में काम खत्म करता है शेष कार्य को। भाई यहाँ तक तो दोनों ने साथ साथ कार्य किया होगा, यहाँ तक ए और बी ने दोनों ने साथ साथ ही कार्य स्टार्ट किया होगा। तो यहाँ तक साथ साथ चलने के बाद यहाँ से बी है वो छोड़ कर चला जाता है। तो शेष कार्य को ए है वो 23 दिन में पूरा करता है। तो ए की क्षमता एक दिन की कितनी है, 9 है, और 23 दिन में काम करता है। तो ए का जो कुल कार्य होगा, ए का कुल कार्य होगा कुल दिन। तो ये कितने दिन किया, 23, सॉरी, यानी शेष कार्य क्या है, शेष कार्य है ए का शेष कार्य तो शेष कार्य कितना किया था उसने, 23 गुणा 9, यानी एक दिन में वो 9 यूनिट करता है। तो 23 दिन में कितना करेगा, तो इसे गुणा कर लेंगे, इसे 9 27 7 और 9 2 18 2, यानी कि 207। यानी कुल कार्य हमारे पास कितना है, 360 है। कुल कार्य कितना है भाई हमारे पास, 360 है। इसने 207 कर दिया, ये 207 कर दिया। 360 में से 260 को घटा देंगे, 207 को हम 360 में से 207 को घटा देंगे, कितना बच रहा है मेरे भाई, यानी ये बच रहा है 53, यानी 153 बच रहा है। अब 153 है वो किसने किया होगा, जो 153 जो कार्य है वो किसने किया होगा, भाई ए और बी दोनों ने किया। यहाँ तक ये तो इतने दिन का काम है, ए का काम है। अब यहाँ तक दोनों ने साथ साथ कार्य किया है, तो ए और बी की क्षमता को दोनों को जोड़ लेंगे। 9 8 कितना हो रहा है, 17 हो रहा है, यानी कि 153 कार्य शेष है हमारा, और 17 दिन शेष हैं, सॉरी 17 इनकी क्षमता है। अगर हम कार्य में क्षमता की मतलब दोनों के जोड़ के अगर हम भाग दे देते हैं तो हमारे जो है दिन निकल के आते हैं। तो दिन कितने निकल के, 17 में 153 होता है। तो 17 यानी 9 दिन जो है, 9 दिन दोनों ने साथ साथ कार्य
किया था, यानी बी ने कुल कितने दिन कार्य किया था, केवल 9 दिन। जो हमारा आंसर रहा था आज का, ये आंसर रहा था 9 दिन। आंसर भी आपने लगाया होगा, जो आंसर था इसका 9 दिन। तो इसमें ये डायग्राम बताने में आपको थोड़ा सा टाइम लगा, इस क्वेश्चन को करने में कितना भी टाइम नहीं लगेगा। चाहे कितना लंबा दिख रहा है आपको, लेकिन लंबा है नहीं ये। क्वेश्चन की भाषा को समझिए, क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो इसको साफ कर देते हैं, आपकी समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 500 रुपये की, सॉरी 5,000 रुपये हैं, 5,000 रुपये है हमारे पास, और 5,000 रुपये है हमारे पास। तो उसने 5,000 रुपये को कहीं पर निवेश किया, हमें नहीं मालूम है कहाँ पर निवेश किया था, कैसे निवेश किया था, क्योंकि जो बंदे ने बताया था हमें, वो यही बताया था कि 5,000 रुपये निवेश है। और पहली साल उसने 10% का लॉस पाया, यानी पहली साल उसने कहीं पर निवेश किया, मान लो कहीं पर भी निवेश किया, तो 5,000 रुपये कहीं पर निवेश कर दिए, तो उसने क्या हुआ कि किसी वजह से उसे 10% का लॉस हो गया उसमें। तो दूसरी साल क्या हुआ, दूसरी साल उसे 10% का प्रॉफिट हुआ, पी प्रॉफिट, और इसे 10% का यहाँ पर लॉस हुआ, दूसरी साल में 10% का प्रॉफिट हो गया। अब तीसरी साल में क्या था, तीसरी साल में इसे 20% की प्रॉफिट हुई, यानी पहली परसेंट 10% की लॉस, दूसरे में 10% की प्रॉफिट, और फिर 20% की प्रॉफिट। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे हम, तो इनकी फ्रैक्शंस वैल्यू बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने परसेंट में पहले ही चैप्टर में बता दिया था कि 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10 होती है, और 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5 होती है। तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे करना है। ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, अब इसे सॉल्व करना है, कैसे करना है। अगर कोई किसी चीज़ में प्रॉफिट होती है, तो ये तो मान लीजिए हमारा पूरा मूलधन है, ये हमारा मूलधन है, और प्रॉफिट होगी तो कितने की होगी, 10 की होगी। 10 में से 1 की प्रॉफिट हुई है, यार 1 की लॉस हुआ है। यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये है 10%। अब ये लॉस हुआ है, तो 1 कम करके लिखेंगे, यहाँ पर 1 कम करके लिखेंगे, यानी कि ये 10 है, तुम्हारा ये मूलधन है वो 10 है, और 1 का लॉस हुआ है, तो 10 में से 1 कम कर देंगे, तो ये 9 हो जाएगा। और दूसरी साल है, वो 10% की प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें इसमें जोड़ देंगे हम, 10 में 11 हो जाएगा ये, यानी पहले साल में तो 10% का लॉस हुआ था, तो 10 में जोड़ दिया हमने, और दूसरी साल में क्या था, 10% की जो प्रॉफिट हुआ था उसमें जोड़ दिया, इसमें लॉस हुआ था। तो अब देखते हैं हम 20%, यानी तीसरी साल में जो है हमें 20% का प्रॉफिट हुआ। तो 20% की फ्रैक्शन क्या बताई थी मैंने आपको, 1/5, यानी 1/5 है। तो इसे प्रॉफिट हुआ है, तो इसमें जोड़ देंगे 5 में 1, 5, और यहाँ पर हो जाएगा 6, यानी कि जो कुल है हमारा, यानी जो रियलिटी में हमारा कितना है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 100 और 500, ये 500 हो जाएगा। अगर ये 500 हो जाएगा, तो इसे कैलकुलेट कीजिए कि 11 9 99 और 6 594, यानी कि जो 594 है। अब क्वेश्चन में कितना दे रखा है मेरे भाई, ये तो प्रॉफिट के बाद जो धन है, और ये है जो हमारा रियल धन है। तो रियल धन कितना दे रखा है हमारा, इसमें 5,000 दे रखा है, इसमें 5,000 दे रखा है। तो कितने परसेंट, यानी 10 गुना है, तो इसका भी 10 गुना कर देंगे। लेकिन हमें निकालना क्या है भाई, इसमें हमें निकालना कितना प्रॉफिट हुआ, यानी कितना लाभ हुआ। तो 500 तो था, ये 94 बढ़ गया, यानी 94 है। 94 में 10%, 10 का गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 का गुणा हुआ है, तो यहाँ पर भी कर देंगे। तो 940 रुपये है, वो हमें फ़ायदा हुई, यानी 940 रुपये का जो है प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपके कि जो 500 रुपये हैं, ये 500 रुपये तो हमारा जो पहले का धन है यही है, 5,000 रुपये है, और जो है 594 हो गई है। तो ये 500 के बराबर कितना दे रखा है, 5,000 दे रखा है, तो 594 के बराबर रखेंगे, तो उसे गुणा कर लो, या फिर कर निकाल लो। 94 का प्रॉफिट हुआ है हमें, तो 94 × 10 940 रुपये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जो है हमारा क्षेत्रफल से दे रखा है, क्षेत्रफल या आयतन कुछ भी बोल सकते हो आप। पहला क्वेश्चन क्या है, सॉरी उसका क्वेश्चन क्या है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, अब दोस्तों आप इसे मत समझना कि व्रत है,
क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो उसमें बोल रहा है अर्धगोला यहाँ तक है, यानी ये तो है ही नहीं भाई, ये तो है ही नहीं। अब अर्धगोला है, जो गोला और वृत्त में अंतर तो मैंने बता ही दिया था पहले, गोला और वृत्त में अंतर होता है, तो ये अर्धगोला। अब अर्धगोला है, यानी पूरे गोले का जो वक्रपृष्ठ होता है वो कितना होता है, पूरे गोले का वक्रपृष्ठ कितना होता है, पूरे गोले का वक्रपृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई आर स्क्वायर सबको मालूम है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, जाहिर सी बात है। यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये यानी कि वक्रपृष्ठ लिख देते हैं यहाँ पर, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल या 2 पाई आर स्क्वायर। और इसमें बोल देगा कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकाल देंगे। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एरिया कितना हो जाएगा। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये एक गेंद है, मान लो एक गेंद है कोई, अगर आधी गेंद को काट देते हैं तो ऊपर का जो शेप बचता है कोई गोले का आकार का नहीं होता, वृत्त के आकार का होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल तो आप जानते ही हैं पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यानी कि ये होता, ये है, इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना हो जाएगा, ऊपर वाला जो गोल होगा, जो ऊपर गोल होगा उसका क्षेत्रफल कितना होता है, यानी कि वो बन जाएगा वृत्त। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसमें जो है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल और जुड़ जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर होता है, वो होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, यानी कि उसमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली। तो अब इसे साफ कर देते हैं हम, तो साफ कर देते हैं। तो वक्रपृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ दोनों का फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको। तो वक्रपृष्ठ है, सॉरी ये संपूर्ण पृष्ठ पहले है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल तो यहाँ पर कैसे दे रखा है कि त्रिज्या दे रखी है हमें, तो क्या लगा देंगे 3 पाई आर स्क्वायर, और ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। हमारी लिखाई है उस पर मत जाना, मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ पे जाना आप। अब इसे कैसे करेंगे, 3 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर, 14 इंटू 14, और इसे सॉल्व करने के हिसाब में यार ये नहीं है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। यही लगाया, आप फॉर्मूले में रख दिया हमने, तो इसे सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। अब ये सॉल्व कैसे करना है, हमें इसे सॉल्व कैसे करना है हमें इसे, तो ये काट देंगे भाई। इसे काटने में क्या है, अब कैलकुलेशन करना तो मैं बताऊंगा नहीं आपको, क्या है कि जो कैलकुलेशन करना तो वो अब 2 और 3 की क्लास में हो, नहीं तो मैं आपको बताऊं कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इसे अब क्या है कि जो काट जोड़ लीजिए, गुणा कर लीजिए, जो गुणा करके कितना आएगा वो आएगा दोस्तों ये 1840। टाइम वेस्ट ना हो उस वजह से बता रहा हूँ मैं। 1800 कितना है 48, 1848 होगा, वो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा 1232 हो जाएगा, यानी कि जो 1232 हो जाएगा ये होगा 1840। यानी ये ऑप्शन में आपको दे रखा होगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑप्शन में दे रखा होगा, तो आपने वो लगाया होगा ज़रूर। दोस्तों कैसे समझ में आ गया होगा आपकी समझ में, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये 3 क्वेश्चन बताए किसी ने हमें, तो 3 क्वेश्चन को हमने दिया, और अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप भी बताइए, हम क्वेश्चन को कराने की देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।